Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss poem On Killing a Tree written by Jeev Patel. In this poem, the poet is trying to emotionally connect his readers with trees and make them aware of the fact that cutting of trees is distracting the nature which is affecting the human beings indirectly. देखो ये पोम जो है जीव पटेल द्वारा रचित है, उन्होंने लिखा है। उसमें जो है जीव पटेल जो रीडर्स को क्या कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं ट्रीज से। वो ट्रीज के बारे में समझा रहे हैं, हमारे इमोशंस उनके प्रति जागृत कर रहे हैं और हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम ट्रीज को जो कट कर रहे हैं वो नेचर को तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर ही रहा है, बट ह्यूमन बींग्स को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखो ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए, भी इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर आर लिवलीहुड। हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, हम पूरी तरह तो ट्रीज से के ऊपर डिपेंड है। तो जो पोएट है वो ट्रीज के बारे में बता रहे हैं कि हमें उन्हें कट नहीं करना चाहिए। The poem On Killing a Tree compares the process of cutting down trees to committing an act of murder। देखो, अब इस पोम में क्या कर रहा है पोएट, जो ट्री को हम काटते हैं तो हम उसे किल कर रहे हैं ना, तो हम उससे किससे कंपेयर कर रहा है, एक्ट ऑफ मर्डर, कि हमने उस ट्री का मर्डर कर दिया, मार डाला। क्योंकि ट्री भी एक लिविंग थिंग है, वो ब्रीथ करता है, वो अपने उसको भी फूड चाहिए और वो हमारे लिए भी फूड बनाता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसके अंदर भी इमोशंस हैं। तो ये बात हमें समझाना चाह रहे हैं पोएट कि ट्रीज को किल करना इज लाइक मर्डरिंग अ ट्री, उसका मर्डर करना। द पोएट प्रेजेंट्स दिस व्यू इन अ सार्केस्टिक टोन, बड़े सार्केस्टिक टोन में बोलते हैं। अब उस पोम में क्या बता रहे हैं पोएट, वो बता रहे हैं, sarcastic का पहले मीनिंग समझ लो, यूजिंग रिमार्क्स दैट क्लियरली मीन अपोजिट ऑफ व्हाट यू से इन ऑर्डर टू हर्ट समवन्स फीलिंग। देखो, क्या लिखा कुछ हुआ है लेकिन कहना कुछ कह चाह रहे हैं। इसमें पोएट ने समझाया है कि ट्री ऐसे नहीं मर सकते कि तुम सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से काट दो फिर से वो रीजनरेट हो जाएंगे। वो बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे तुम उससे चाकू से काट के देख लो, एक्स से काट के देख लो, वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, फिर से उग जाएंगे। तो इस पोम में उन्होंने बताया कि अगर उनको रियलिटी में किल करना है तो उनकी रूट्स पर अटैक करो। जो रियल स्ट्रेंथ है प्लांट्स की, ट्रीज की, वो रूट्स हैं। तो बता तो पोएट रहे हैं कि प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे उनको किल करना है, पर हमारे को मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं, बड़े सरकास्टिक वे में हमें समझ बता रहे हैं कि पेड़ को ऐसे नहीं ऐसे मारा जाता है। बहुत ही हमारे को टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं। ये प्रोसेस नहीं बता रहे कि तुम ऐसे निकालो तो ट्री मरे, कि तो तुम किल कर पाओगे, वो ट्री ऐसे मरेगा। बड़े सार्केस्टिक वे में बोल रहे हैं। वो समझाना चाह रहे हैं कि ट्रीज को मत काटो। उनका लॉजिक ट्रीज को किल करने की प्रोसेस को बताना नहीं है, वो हमारे इमोशंस कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं ट्रीज के साथ, किस वे में हम और ट्रीज सिमिलर है, वो ये बताना चाह रहे हैं। बड़ा सरकास्टिकली बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस है, बट हमें वो प्रोसेस नहीं सिखा रहे। वो हमें कह रहे हैं, डोंट, ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, डोंट कट द ट्रीज। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves। देखो, वो इसमें बताना चाह रहे हैं कि ट्री को किल करने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक चाकू के वार से
तुम नहीं मार सकते ट्री को, यू कैन नॉट किल। क्यों? क्योंकि वो अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लेकर उगा है, वो अर्थ से कनेक्टेड है, जमीन से जुड़ा हुआ है, उसने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स, उसने क्या लिए हैं? अर्थ से लिए हैं। अर्थ की क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, वहां वो सारे क्रस्ट पे ही चीजें उगती है ना, तो वहां से उसने ली है। सनलाइट, उसने नेचर से एनर्जी ली है, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सनलाइट, एयर, वाटर। तो वो सब उसने कहाँ से लिया है? एयर से। सनलाइट, सन से, एयर से, तो उसने लिया है एयर ही ऑब्वियसली। और वाटर उसकी रूट्स ने जमीन से एब्जॉर्ब किए हैं। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। और क्या कहते हैं उसकी जो ब्राउन, जैसे एक डिजीज होती है लेप्रेसी, उसमें क्या होता है, डार्क लाइट पैचेस हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो जो ट्री की बार्क के कलर को कंपेयर किया गया है, उसको लेप्रेस हाइट कहा गया है, कि कहीं से डार्क ब्राउन है, कहीं से लाइट ब्राउन है ट्री, और वहां से स्प्राउट हो रहे हैं लीव्स, वहां से पत्ते निकल रहे हैं, टहनियों में से पत्ते निकल रहे हैं। ठीक है। जैब, सडन रफ ब्लो, एक रफ सा ब्लो दे देना कट करने के लिए। लेप्रेस हाइट, डिस्कलर्ड बार्क, कहीं से डार्क है और कहीं से लाइट है। क्रस्ट, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, हम पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ, सो क्रस्ट इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। अब ये थोड़ा सा तुम ये देख लो कि पिक्चर में समझ लो कि these are roots, these are roots, and this part is called trunk, these are twigs, ये जो पतली पतली सी टहनियां सी हो रही है, twigs, and these are branches. To understand this poem we must know the part of trees also, so in order to recollect your memory I'm just telling you, roots, trunk, branch, twigs, ये part हो गया stem, this part is stem. अब in this stanza the poet remarks that the process of full growth of a tree is slow and steady. जो पोएट ये क्या कहना चाहते हैं कि जो ट्री उगता है, उसकी प्रोसेस है बहुत स्लोली, स्लोली उगता है, बड़ा होता है, स्प्राउट हो, जर्मिनेशन होता है, फिर वो थोड़ा सा बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, उसकी प्रोसेस बहुत स्लो एंड स्टेडी है। एंड किलिंग अ ट्री इज अ लॉन्ग प्रोसेस विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। और किलिंग, ट्री को किल करना, उसे काट के किल करना बहुत समय ले लेता है, उसको मारना टाइम टेकिंग है। A rough blow of a knife or an axe given to the trunk of a tree cannot kill it. एक रफ ब्लो, एक हम थोड़ा ऑफ अ नाइफ या एक्स से ऐसे ही मार दे, चाकू का वार कर दे हल्के तौर पे, या फिर कुल्हाड़ी से मार दे ट्रंक पे, तो वो ट्री को किल नहीं कर सकती। थोड़ा सा हम ऐसे काट दे, वो किल नहीं होगा, उससे पेड़ नहीं करेगा। ट्रंक इज मेन वुड स्टेम। The tree consumes the nutrients from the earth, the sunlight, the air, and water, and grows so strong that it cannot be killed easily. वो क्यों है? देखो, ट्री कंज्यूम्स द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? धरती से, सन से सनलाइट लेता है, एयर लेता है, वाटर लेता है, और इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो इजीली उसको हम काट नहीं सकते, या मार, काट तो सकते हैं, मार नहीं सकते उसको। वो धरती से जुड़ा हुआ है। देखो, धरती से जो भी चीज जुड़ी रहेगी ना, वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, बहुत ही स्ट्रांग रहेगी वो चीज। अब ट्री जो है रीजनरेट भी कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है अदर देन द पोम। देखो, जो लोग, इवन बच्चे भी तुम देख लो, जो मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी एक्टिविटीज धरती पे नेचर के साथ रहेगी, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। अब एक बच्चा बड़े सिल्वर स्पून में पैदा हुआ है, उसको एसी से बाहर निकलना नहीं, एसी स्कूल में पढ़ेगा और एसी में ही रहेगा, तो उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, वो थोड़ी सी भी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, जैसे कि लेबरर्स हो गए,
ये इनके बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में रहना चाहिए, फेवरेबल एटमॉस्फेयर में हमेशा नहीं रहना चाहिए, धरती से जुड़ा हुआ, नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि नेचर जो होता है उसकी वाइब्स होती हैं, वो स्ट्रांग बनाती है। ठीक है। एक पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस या अप्रिसिएशन करें तो एक पोएम हमें बहुत कुछ हिडन मैसेजेस देते हैं अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो। The tree draws nourishment from nature, which make it so strong that it develops amazing self-healing powers. देखो, वो धरती से, नेचर से डायरेक्ट नरिशमेंट लेता है, ठीक है, और उसके अंदर अमेजिंग सेल्फ हीलिंग पावर्स होती हैं। माना कि आप एक जगह से उसकी टहनी को काट देते हो, कुछ समय के बाद देखो उसी जगह से फिर से एक टहनी उग रही होती है। The bark of its trunk is discolored like the skin of a person suffering from leprosy. Still, new leaves and branches sprout from it. देखो, उसकी जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो डार्क एंड लाइट ब्राउन कलर की है, जैसे कि एक लेप्रेसी पर्सन की होती है। लेकिन फिर भी अगर एक जगह से हम उसके ट्विग को, उसकी ब्रांच को कट कर दें तो वो वहां से फिर से स्प्राउट हो जाती है, फिर से उग जाती है। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniatures bow, which is unchecked will expand again to former size. Hack and chop. Hack means to cut, and chop means to cut into pieces. Miniature bows are the new branches that sprout where a tree has been cut or hacked. Hack means to cut. देखो, हैक का मतलब ऑब्वियसली काटना, और चॉप का मतलब हम कहते हैं ना वेजिटेबल्स चॉप कर दो, मतलब काट इनटू पीसेस, टुकड़ों में, बारीक टुकड़ों में काट देना। मिनिएचर बोस का मतलब होता है वो ब्रांचेस जो स्प्राउट, जो उग रही हैं। कहाँ से उग रही हैं? जहां से ट्री को, हाँ, जिस पार्ट से हमने काटा है वहीं से फिर से वो उग रही हैं, फिर से रीजनरेट हो रही हैं वो। जनरल मीनिंग देख लेते हैं। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. देखो, अगर हम उसे काट देंगे या उसके टुकड़े टुकड़े एक्स या फिर कुल्हाड़ी से कर देंगे, उसकी, वो नहीं मरेगा, वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। और इतना पेन जो काटने के बाद होता है वो बेयर कर लेगा, वो सहन कर लेगा वो ट्री। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क कैसा होता है? ब्लीडिंग बार्क ट्रीज को कंपेयर कर दिया है कि वो भी ब्लीड करते हैं, जब जैसे हम लोग ब्लीड करते हैं, हमें कट लग जाए, हमारे को खून निकलता है, ऐसे ही ये मेटाफर है। वैसे ही हम ट्री की बार्क को अगर इंजर करें, वहां से कट करें, तो वो ब्लीड करेंगे। कैसे? सैप, एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो बाहर निकलता है, लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड जैसा, एक वाटर जैसा वाटरी सब्सटेंस होता है जो कट करने पर वो बाहर निकलता है। तो वो सैप को के निकलने को ब्लीड कहा जा रहा है। कहते वो उसकी सैप निकलेगा और वो फिर हील भी हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड will rise curled green twigs, miniature bows, which if unchecked will expand again to former size. फिर क्या उगेंगी? वो छोटी छोटी कर्ल ट्विग्स उगेंगी। कहाँ से उगेंगी? जो पार्ट ट्री का हमने ऊपर ऊपर से काट दिया, लेकिन जो ग्राउंड के साथ अभी भी कनेक्टेड है, वो वहां से नई टहनियां, ट्विग्स फिर से उग जाएंगी और छोटा सा पेड़ का रूप धारण कर लेगी। विच इफ अनचेक, अगर तुम फिर से चेक नहीं करोगे, माना तुमने ऊपर से रफली उसको चॉप कर दिया, थोड़ी सी ऊपर से सारा पार्ट काट दिया, नीचे से अभी भी वो रूट से कनेक्टेड है और थोड़ा सा ऊपर से स्टेम दिख रही है, वो फिर से रीजनरेट करेगा, फिर से उसमें ग्रीन कलर की ऐसे छोटी छोटी कोपले जैसा पत्ते होते हैं ना, वैसे वैसे बाहर निकलेंगे, और वो धीरे धीरे बढ़ते छोटा सा पेड़ लगेगा। और तुम चेक नहीं करोगे तो वो फिर से अपना साइज, जो नॉर्मल विशालकाय वृक्ष नॉर्मल साइज, या जो भी उस प्लांट का साइज है या ट्री का साइज है, वो रीगेन कर लेगा। So, the poet states that attacking a tree and cutting off its trunk or branches cannot cause its death. देखो,
ट्री को तुम कट करो, ट्रंक काट दो या उसकी ब्रांचेस काट दो, उससे ट्रीज की डेथ नहीं होने वाली, मरेगा नहीं। The powerful blows of the axe can give pain and scars to the tree, but not put an end to its life. देखो, तुमने बहुत जोर की उसको ट्री को कुल्हाड़ी मारी, और उसको उससे दर्द जरूर होगा, बट उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी। The injured trunk with the sap oozing from its wounded bark will certainly heal with time. जो उसका चोट खाई हुई ट्रंक है, जिसमें से सैप, वाटरी लिक्विड इन प्लांट्स, वो सैप जो ऊजिंग कमिंग फ्रॉम इट्स वुंडेड, वो चोट खाई हुई बार्क पर, चोट से बाहर उसका सैप निकल रहा है, वो एक दिन हील हो जाएगा, समय के साथ साथ अपने आप हील हो जाएगा। Even if the whole of the trunk is hacked, the stump close to the ground will sprout again and small green curled branches will appear. अब देखो, हम पूरा का पूरा पार्ट काट दे ट्री का, और छोटी सी स्टंप को, स्टंप क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमने ट्री है, ये हम ये यहाँ तक काट दे, ये इतना इतना पार्ट ऊपर तक सारा काट दे, तो ये जो पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट जो रह गया, जो ग्राउंड में है और ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, दैट इज स्टम्प। तो वो स्टम्प जो है, अगर इतना पूरा पार्ट काट दिया, बस खाली स्टम्प रखा हुआ है, तब भी वहां से क्या निकलेंगी, क्लोज टू द ग्राउंड विल स्प्राउट अगेन, स्मॉल ग्रीन कर्ल्ड ब्रांचेस विल अपीयर अगेन, छोटी छोटी कर्ल्ड ट्विग्स उग जाएंगे, ब्रांचेस निकलेंगी, और वहां से फिर से पत्ते उगना शुरू हो जाएंगे। दीज ब्रांचेस, जो फिर से वहां से ब्रांचेस निकली है, इफ नॉट कट अगेन, इनको हम फिर से नहीं काटेंगे, विल ग्रो टिल दे अटेन द ओरिजिनल साइज ऑफ द ट्री। फिर देखो, अगर हम नहीं काटेंगे तो उसका ओरिजिनल साइज ले लेगा, जो उसका है ट्री का। देयरफॉर, इसलिए हैकिंग में हार्म सम टाइम, देखो, हैकिंग में हार्म फॉर सम टाइम, ट्रीज को थोड़ी देर के लिए हार्म करेगी, बट द ट्री हैज द पोटेंशियल टू हील इटसेल्फ एंड रीजेनरेट। बट ट्री का क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर क्षमता है अपने आप को ठीक करने की, और फिर से रीजनरेट, फिर से उगने की, दोबारा से उग जाता है, फिर से बड़ा हो जाता है। नो, द रूट्स इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. अब देखो, no, वो कहता है नहीं, यहाँ वो बोल रहा है, एक तुम्हारे को बड़े सरकास्टिकली कर लिए बोल रहा है कि तुमने ऐसे मारा, देखो ट्री नहीं मरा, तुमने ऐसे किया फिर भी ट्री नहीं मरा, ऐसे नहीं मरेगा ट्री। ट्री को काटने के लिए तुम्हें इसके रूट्स तक पहुंचना पड़ेगा, उसकी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, रूट्स को निकालो। कहाँ है, जिसने, जो धरती के अंदर है, और धरती ने के साथ उसकी मजबूत पकड़ बनी हुई है, जब तक वो धरती के अंदर है उसकी रूट्स, यू कैन नॉट किल द ट्री। तो कैसे अप्रोच करो ट्री को, इट इज टू बी रोप्ड, पहले तो ट्री को बांधो रस्सी से, टाई रोप, एंड पुल्ड आउट, फिर खींचो, स्नैप्ड आउट, या तो उसके टुकड़े कर दो, रूट्स को निकाल के फिर निकाल दो, और पुल्ड आउट एंटायरली, या पूरा ही खींच के निकाल दो। कहाँ से निकाल दो, फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ के अंदर। उसने क्या अर्थ केव क्यों कहा है, क्योंकि रूट्स का घर कहाँ है, अंडर द अर्थ, वो अर्थ के अंदर रह रही है ना, उस उसको, उसके होल को, जहां उसने अपना स्पेस बनाया अर्थ के अंदर, उसको उसने की केव, उसका घर है, उसकी गुफा है, वो रह रही है, उसके गुफा से उसे बाहर निकालो, जो अर्थ में उसने केव बना रखी है, उससे बाहर निकालो, उस होल से उसे बाहर निकालो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और फिर जो ट्री की रियल ताकत है, जो उसको रीजनरेट कर रही है, वो तुम्हें दिखेगी, एक्सपोज हो जाएगी। और उसका सोर्स क्या है, ट्री के स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है, कैसा दिखता है, वाइट है एंड वेट है, वाइट कलर का है उसका सोर्स, जो बहुत पावरफुल है,
और गीला गीला है, नमी है उसके अंदर। क्यों है? क्योंकि अर्थ के अंदर ऑब्वियसली वाटर है, मॉइस्चर है, वहीं से तो वो वाटर लेती है रूट्स, ट्रांसप्लांट करती है फिर आगे। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स इनसाइड अर्थ, बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, पतली पतली होती है बट स्ट्रॉन्ग है। सेंसिटिव तो है ही बट स्ट्रॉन्ग भी है वो साथ में। वो अंदर, अर्थ के अंदर कई सालों से रह रहा है। एंकरिंग अर्थ मीन्स trees are held securely with the help of roots in the earth. trees securely कहाँ? अर्थ के अंदर जो रूट्स हैं दे आर अंडर द अर्थ, और वो रूट्स ही ट्रीज को सिक्योर कर पाती हैं धरती की पकड़ के द्वारा। स्नैप्ड आउट, चॉप्ड आउट, टू रिमूव बाय कटिंग, उसको काट के, किसी चीज को काट के निकाल देना। द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्चुअल प्रोसेस दैट कैन किल अ ट्री। एक एक्चुअल प्रोसेस क्या है जो ट्री को किल कर सकती है? एज एक्सिंग और चॉपिंग कैन नॉट एंड द लाइफ ऑफ अ ट्री, एक्सिंग और चॉपिंग जो ट्री की लाइफ को खत्म नहीं कर सकती। ऊपर ऊपर से तुम कितना काट लो, इट हार्डली मैटर्स, वो फिर से रीजनरेट होगा, फिर से उग जाएगा। इट इज द रूट डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट नीड्स टू बी अटैक्ड। कहते हैं जो अर्थ के सरफेस के अंदर जो वो रूट्स रह रही है ना, उसको अटैक करो, ऐसे तुम नहीं मार सकते ट्री को। द रूट इज हेल्ड टाइटली बाय द नरिशिंग अर्थ एंड इज नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय। जो रूट्स क्या है, मदर अर्थ ने उसको नरिश कर रखा है, उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए हैं, उसका भरण पोषण अर्थ ने किया है, तो तुम उसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट हैज टू बी इधर पुल्ड आउट, या तो तुम उसे खींचो विद ग्रेट फोर्स, बहुत ताकत से खींचो, और टू बी कट इनटू पीसेस, या उसको टुकड़े करके निकालो काट काट के, एंड देन टेकन आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ द अर्थ, और फिर उसको धरती की गहराई से जहां वो समाई हुई है उससे बाहर निकाल दो। फॉर पुलिंग इट आउट पीपल हैव टू टाई इट फर्मली विद रोप्स। आप उसको पुल करने के लिए क्या करना है? लोगों को रोप से बांधना पड़ेगा, रस्सियों से बांधो। देन अप्लाई फोर्स टू कंप्लीटली अप्रूट इट, और फिर ताकत लगाओ उसको अप्रूट, मतलब धरती से उसको जुदा करने के लिए, रूट्स को विद, पूरे ट्री को जुदा करने के लिए उसकी रूट्स के साथ। अगर रूट्स रहेगी, थोड़ा पार्ट रह गया तो फिर वो रिजेनरेट हो जाएगा। उसको रूट्स के साथ पूरे ट्री को बाहर निकाल दो। इन फैक्ट द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाइज इन इट्स रूट। जो रियल स्ट्रेंथ है, रियल पावर है, वो किस में है? ट्री की रूट में है। रियल सोर्स कौन है? रूट है। विच रिमेन्स वेट एंड वाइट, जो कैसा? नमी होती है उसमें, वेट गीला गीला होता है, और सफेद रंग का होता है अंडर द अर्थ, अर्थ में रहता है। However, it cannot tolerate exposure to the sunlight or heat. देखो सनलाइट, अगर जो रूट्स हमेशा जमीन के अंदर ही रहती है, बाहर निकलेंगी तो वो सरवाइव ना, वो रूट्स ही नहीं सरवाइव करेंगी तो ऑब्वियसली ट्री कैसे सरवाइव करेगा? तो वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, टॉलरेट नहीं कर सकती। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. देखो, द मैटर मतलब जो तुमने वो सब्सटेंस, ट्री पूरा जो तुमने बाहर अप्रूव करके निकाल दिया, ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। स्कॉर्चिंग मतलब हीट ऑफ द सन उसको जला रही है, चोक कर रही है ये सन और एयर की एक्टिविटीज उसको चोक कर रही है, मतलब उसके सर्वाइवल को खत्म, रूट निकलते ही उसकी सूखने लग गई, और वो सरवाइव करने की क्षमता उसकी खत्म हो गई रूट्स के बाहर निकलते ही। ब्राउनिंग, पहले क्या हुआ? सन और एयर के इफेक्ट से क्या हुआ? ब्राउन हुआ पहले, फिर वो हार्ड हो गया, सूखते सूखते सन ने उसको हार्ड कर दिया, फिर ट्विस्ट, फिर इतना हो गया कि वो ट्विस्ट कर गया, घूम गया गोल गोल। विदरिंग, अब पूरा का पूरा ड्राई हो गया, बिल्कुल उसमें ड्राइनेस हो गई और वो बिल्कुल खत्म हो गया। जो पहले चेतन था अब वो जड़ हो गया,
सच में ही खत्म हो गया। एंड देन इट्स डन। और अब वो तुमने जो सोचा था उससे मारने का, जो तुम्हारा प्लान था, एंड यू हैव अचीव्ड योर टारगेट, एंड दिस इज द राइट वे टू किल द ट्री। अपरूट इट, उसका अर्थ से कनेक्शन ही निकाल दो। सो स्कॉर्चिंग, टू बर्न स्लाइटली, choking, inability to breathe, सांस नहीं लेना, the drying up of the tree after being uprooted, तो after being uprooted, not a, कोई एक का पर्पस नहीं है। The poet in this stanza describes how an uprooted tree ultimately dies, कैसे मर जाता है ट्री, उसकी प्रोसेस बता रहा है कि कैसे तुमने अप्रूट किया, तो ट्री के साथ क्या हुआ, तुमने मार दिया, मारने के बाद क्या हुआ। The scorching heat of the sun and exposure to the air smother the root of the tree। देखो, स्कॉर्चिंग हीट, सूरज की गर्मी ने, और गर्मी लग रही है उसको, और एयर के एक्शन ने उसको किल कर दिया। स्मॉथर मतलब किल, उसका गला दबा दिया, किल कर दिया उसे। However, it does not die at once। वो एकदम से नहीं मरा, वो एकदम से नहीं मरा। It grows brown, पहले वो ब्राउन हुआ। Its soft white wood hardens, और उसकी जो सॉफ्ट थी वाइट वुड जो थी वो हार्ड हुई। द hardened roots get twisted, और जो रूट्स थी उसकी ट्विस्ट हो गई। एंड इवेंचुअली इट विदर्स अवे, और फिर वो कंप्लीटली सूख गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई पूरी तरह से। विदर्स अवे मीन्स टू ड्राई अप एज फ्रॉम ग्रेट हीट, withers away, absolutely completing the process of tree's death, और उसकी डेथ की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गई। तो ये पोएम जीव पटेल द्वारा रचित है। वो हमारे को ये मैसेज दे रहे हैं, उन्होंने हमें इमोशनली कनेक्ट किया है, हमारे इमोशंस को झंझोरा है कि तुम ट्रीज को ऐसे करते हो तो उनके साथ ऐसा होता है, उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं, तो हमारे को कनेक्ट करने को कहा है उससे। तो ये पोम रीड के करने के बाद हमें लगेगा कि नहीं, ट्रीज को हमें नहीं काटना चाहिए, तो ऐसी फीलिंग्स हमारे अंदर अराउज होंगी। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द पोम।